Hey guys, welcome back to our channel Newton's Hub, a complete place for learning. So guys, लास्ट वीडियो में हमने देखा कि एल्केन्स क्या होती हैं, उनको किस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्या उनकी थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। तो इस वीडियो का जो टॉपिक होगा दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स। हाइड्रोकार्बन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बेसिस पर हम एल्केन्स की किसी भी एक एल्केन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स की। तो अगर मैं रूम टेम्परेचर पे बात करता हूँ यानी कि फिजिकल स्टेट्स की बात करता हूँ तो रूम टेम्परेचर पर वो कौन कौन सी स्टेट्स में मिल सकती है। देखिए हम कुछ यहाँ पर क्योंकि एल्केन्स की बात कर रहे हैं तो रूम टेम्परेचर पर ये गैस फॉर्म में भी होती है, लिक्विड फॉर्म में भी होती है और सॉलिड फॉर्म में भी होती है, ऑन डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन दी एल्केन फॉर्मूला। या हाइड्रोकार्बन में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट है उनके बेसिस पर रूम टेम्परेचर पर ये तीन टाइप्स की होगी, सॉलिड फॉर्म में, गैस फॉर्म में और लिक्विड फॉर्म में। तो अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 से लेकर 4 तक प्रेजेंट है यानी कि कार्बन 1 है, 2 है या 3 है या 4 है तो वो वाली हाइड्रोकार्बन कैसी होने वाली है, गैस होने वाली है एट रूम टेम्परेचर पर। अगर कार्बन के नंबर 5 to 17 बिलोंग करते हैं तो वो रूम टेम्परेचर पर एक लिक्विड फॉर्म में होगी, दैट इज केरोसिन की फॉर्म में हमें मिलता है और इसे हम अपने घरों में लैंप में यूज करते हैं। और अगर कार्बन के नंबर मोर देन 17 हो जाते हैं या 18 हो जाते हैं तो उस केस में वो जो हाइड्रोकार्बन है, वो जो एल्केन है वो कैसी होगी, सॉलिड फॉर्म में होगी, दैट इज बिटुमिनस यूज्ड इन रोड सरफेसिंग। जब हम सरफेस कर रहे होते हैं रोड का तो उस केस में हम बिटुमिनस का यूज करते हैं जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है और उसमें कार्बन के नंबर ग्रेटर देन 17 प्रेजेंट होते हैं या 18 के नंबर कार्बन प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाती है इनका नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जैसे जैसे बढ़ते हैं इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है। तो ये बहुत कॉमन सी चीज है। देखिए जैसे जैसे आप नंबर ऑफ कार्बन एटम को बल्क करेंगे, मान लीजिए मेरे पास कोई भी एक हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन के नंबर हैं 2 और एक मेरे पास हाइड्रोकार्बन है जिसमें मेरे पास कार्बन के नंबर हैं 20। तो जहां पर बल्क मिलेगा, जहां पर बल्कीनेस मिलेगी वहां पर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीजेस इन द मॉलिक्यूल द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो इंक्रीजेस ऑफ द हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। तो ये एक ग्राफ है, जैसे जैसे आप देखिए यहाँ पे गौर से देखिएगा, ये नंबर ऑफ कार्बन एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बॉइलिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है पर डिग्री सेंटीग्रेड के अकॉर्डिंग। तो जैसे जैसे हम नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ा रहे हैं, अभी मेरे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम थे 4, धीरे धीरे नंबर ऑफ कार्बन एटम हुए 5, फिर हुए 6, फिर हुए 8, फिर हुए 10, फिर हुए, इस तरीके से बढ़ते चले जाएंगे। उसी तरीके से यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। देखिएगा जब नंबर ऑफ कार्बन एटम थे 4 तो बॉइलिंग पॉइंट था 0, जब नंबर ऑफ कार्बन एटम हुआ हमारा 6 तो बॉइलिंग पॉइंट हुआ 100, जब नंबर ऑफ कार्बन एटम हुआ हमारा 8 तो बॉइलिंग पॉइंट हुआ 150 और जब होगा 12 तो बॉइलिंग पॉइंट होगा 200 और इससे भी ऊपर ये चलता चला जाएगा। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होंगे बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं बल्कीनेस के। देखिए जैसे जैसे नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आती है फिजिकल प्रॉपर्टी में कि जो लोअर एल्केन्स होती हैं, लोअर एल्केन्स का मतलब ये हुआ कि कार्बन 1 से लेकर कार्बन 4 तक वो गैसियस स्टेट पर हमें मिलती हैं ड्यू टू द वीक इंटरेक्शन मॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन दी मॉलिक्यूल्स और एटम्स। जो लोअर एल्केन्स होंगी उनके बीच में वीक इंटरेक्शन मॉलिक्यूलर फोर्सेस काम करती हैं, या मैं ये कहूंगा कि वॉन डेर वाल्स फोर्स जो होती है वो बहुत ज्यादा वीक होती है, जिसकी वजह से वहां पर एक स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है और वो हमें गैसियस फॉर्म में मिलती है। लेकिन जैसे जैसे हम नंबर ऑफ कार्बन एटम को इंक्रीज करते हैं तो वो गैस से लिक्विड फॉर्म में आने लगती हैं और लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में आने लगती है। तो ये चीज क्या हुआ कि बल्कीनेस की तरफ हम बढ़ते चले जा रहे हैं। तो जैसे जैसे आप कार्बन के नंबर बढ़ाते हो तो स्टेट भी चेंज होती जाती है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी स्ट्रॉन्ग होता जाता है, क्योंकि लिक्विड्स के अंदर वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैस से हाई होता है और सॉलिड के अंदर लिक्विड और गैस दोनों से हाई होता है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि जैसे जैसे एल्केन्स का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है, इसका मतलब ये हुआ कि उनके नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते हैं, वैसे वैसे ही इनके बीच में इंटरेक्शन मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और साथ ही साथ जैसे ही आप गैस से लिक्विड की तरफ, लिक्विड से सॉलिड की तरफ जाएंगे तो उनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। गैस के केस में जो हीट एनर्जी होती है वो थोड़ी कम होती है, लिक्विड के केस में हीट एनर्जी ज्यादा होगी और सॉलिड के केस में हीट एनर्जी ज्यादा बाहर निकलेगी ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ड्यू टू द हाईएस्ट वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स। नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होने के साथ साथ यहां पर एक चीज और आ जाती है। देखिए जब नंबर ऑफ कार्बन एटम थे कम तो वो क्या थी, गैस। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़े वो हो गई लिक्विड और भी ज्यादा बल्कीनेस की तरफ गए, नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़े तो वो हो गई सॉलिड। इसका मतलब ये हुआ कि फ्लूइडिटी कम होती चली गई, यानी कि उसका जो विस्कस नेचर था वो क्या होता चला जाएगा,
कम होता चला जाएगा तो फ्लो लेस इजीली हो जाएगा। वो कुल मिलाकर के जैसे जैसे आप गैस से सॉलिड की तरफ जाओगे तो उसकी विस्कोसिटी कम होने लगेगी, क्योंकि गैस के केस में वो मोर विस्कस होगा, लिक्विड के केस में थोड़ा कम विस्कस होगा, और सॉलिड के केस में विस्कोसिटी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, यानी कि वहां पर फ्लोलेस एल्केन बन जाएगी, वो फ्लो नहीं कर पाएगी। और वो होता क्यों है? क्योंकि वहां पे स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करती है और लार्ज मॉलिक्यूल आपस में टाइटली हेल्ड होते हैं, टाइटली टेंगल्ड होते हैं, आपस में बंधे होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप एक छोटा सा डायग्राम देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक वायर की हमने बात करी है। इस वायर के केस में ये बल्क में पड़ा हुआ है, ये वायर बहुत ज्यादा बल्क में है, जिसकी वजह से ये अपनी पोजीशन को चेंज भी नहीं कर सकता, एक जगह से दूसरी जगह अपनी पोजीशन से हिल भी नहीं सकता। तो ऐसे केसेस में जो नंबर ऑफ कार्बन एटम है अगर वो इंक्रीज हो जाए तो वो क्या हो जाता है? लेस विस्कस हो जाता है एल्केन। और लेस विस्कस का मतलब ये हुआ कि वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया है? हाई हो गया है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होने की वजह से वो स्ट्रांगली या टाइटली टेंगल्ड होंगे, आपस में टाइटली हेल्ड होंगे, टाइटली बाइंड होंगे। साथ ही ये जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते हैं, हाइड्रोकार्बन्स में लेस फ्लेमेबल होते जाते हैं, इनको जलाने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होने लगती है, क्योंकि गैस की फॉर्म में जब ये होंगे कार्बन 1 to 5 तो इसको जलाना बहुत आसान होगा। लेकिन जब ये कार्बन 15 से लेकर के कार्बन 17 तक होंगे लिक्विड की फॉर्म में, तो उनको जलाना थोड़ा सा एज कंपेयर टू गैस क्या हो जाएगा? भारी हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। और जब ये सॉलिड फॉर्म में होंगे तो ये लेस फ्लेमेबल होंगे, यानी कि फ्लेमेबल, इनके अंदर फ्लेमेबिलिटी बहुत ज्यादा कम होगी ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी इनको हम जलाने में, इनको जब हम बर्न करेंगे तो बहुत ज्यादा मुश्किल होगी और बहुत ही ज्यादा मतलब क्या होगा? हीट ऑफ अमाउंट भी जो होगा वो बहुत ज्यादा बाहर निकलेगा। और वो सारा का सारा जो डिपेंड है वो वॉन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स या बिटवीन द एटम्स ऑफ द कार्बन प्रेजेंट, इस बात पर डिपेंड करता है। साथ ही आपको यह भी ध्यान रखना है कि जैसे जैसे परसेंटेज ऑफ कार्बन एटम बढ़ती जाती है, उनको जलाने में भी क्या होता जाता है? हमें प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। जैसे जैसे लार्ज एल्केन की हम बात करेंगे, लार्जर एल्केन की अगर मैं बात करता हूं तो उनका जो कंबशन होता है वो इनकम्प्लीट रहता है, वो कंप्लीटली जल नहीं पाते। लेकिन अगर मैं लोअर एल्केन की बात करता हूं जो कि गैसेस फॉर्म में मिलती है, वो कंप्लीटली बर्न हो जाती है। लेकिन अगर मैं सॉलिड एल्केन की बात कर रहा हूं तो सॉलिड एल्केन कंप्लीटली बर्न नहीं होती, और सबका रीजन केवल हाईएस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि वॉन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ज्यादा होना है, जिसकी वजह से वो स्मोकियर फ्लेम हमें देते हैं, यानी कि वहां से वो धुएं के साथ जलेंगे लेकिन कंप्लीटली बर्न नहीं होंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आती है इनकी सोल्यूबिलिटी। तो अगर मैं सोल्यूबिलिटी की बात करता हूं तो जो एल्केन्स होती हैं वो पानी में यानी कि वाटर में इनसोल्यूबल होंगी, और जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं लाइक CCl4 या बेंजीन, तो उनके अंदर ये इनसोल्यूबल होती हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, जितने भी हमारे पास इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है या वाटर है उसके अंदर ये इनसोल्यूबल रहेंगे, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर ये सोल्यूबल होगी लाइक CCl4 एंड बेंजीन। बेंजीन की हम बात करते हैं तो बेंजीन के लिए आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उस लिंक के थ्रू बेंजीन को समझ सकते हैं, बेंजीन की पूरी वीडियो देख सकते हैं। गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम मिले हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।